गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। देखिए, जो मौसम और जलवायु वो क्या होता है। आपको मैंने पहले बताया था कि किसी स्थान की जो अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं होती है उन्हें तो हम मौसम के नाम से जानते हैं, जबकि जो किसी मौसम की दीर्घकालीन जो पर्यावरणीय दशाएं होती है उन्हें हम जलवायु के नाम से जानते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें तो हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर। तो मौसम वह है जो इसे नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति है, अर्थात जो मौसम है वो प्रतिदिन बदलता है और दिन के भी जो अलग अलग जो समय होता है उसमें वो बदलता रहता है। कभी धूप ज़्यादा होती है तो कभी सूर्य बादलों में छिप जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कभी तो गर्मी रहती है और कभी मौसम ठंडा हो जाता है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। उमस भरा जो मौसम है उस मौसम में जो व्यक्ति है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है, अर्थात जो सुहावना मौसम है उसमें हम आनंद लेते हैं, हम घूमने की योजना बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, अर्थात जो मौसम है वो सदैव एक जैसा नहीं होता है बल्कि बदलता रहता है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। अर्थात जब मौसम की एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है, तो उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जलवायु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जलवायु के नाम से जानते हैं। क्या अब आप समझ गए हैं कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? अर्थात हम मौसम के बारे में जो हमारी दैनिक पूर्वानुमान है वो क्यों लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए तापमान। ये घटक होते हैं मौसम और जलवायु के, जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश निकलता है, सूर्य के प्रकाश से जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है, अर्थात हमारी गर्म हो जाती है और उसी को हम तापमान के नाम से जानते हैं। अर्थात जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा वायु को गर्म कर देती है और वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, उसे हम तापमान के नाम से जानते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम तापमान कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। अब देखिए, जो तापमान है वो तापमान सदैव एक जैसा नहीं होता है। कभी तापमान ज़्यादा होता है तो कभी तापमान कम होता है। सभी स्थानों का जो तापमान होता है वो अलग अलग होता है। किसी स्थान पर तापमान अधिक होता है तो किसी स्थान पर तापमान कम होता है। ठीक है, अर्थात जो तापमान है वो भी अलग अलग होता है। किसी स्थान पर अधिक होता है तो किसी स्थान पर कम होता है। देखिए, जैसे महाद्वीपों में तापमान कम होता है जबकि महासागरों में तापमान ज़्यादा होता है। दिन में तापमान ज़्यादा होता है और रात में तापमान कम होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में तापमान कम होता है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तापमान सदैव एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा के पास में तापमान ज़्यादा होता है और ध्रुवों के आसपास में तापमान कम होता है। ठीक है, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, अर्थात दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है।
शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी होती है। अर्थात जो दिन में तो तापमान बदलता ही बदलता है, दिन और रात का अगर हम अंतर करेंगे तो दिन में तापमान ज़्यादा रहेगा और रात में तापमान कम रहेगा। लेकिन जो ऋतुएँ होती हैं उन ऋतुओं के अनुसार भी तापमान बदलता है। देखिए शीत ऋतु में जो तापमान है वो कम होता है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज़्यादा हो जाता है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। अभी आपतन क्या होता है, तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। क्या कहते हैं उसे? आपतन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल को चीरते हुए धरातल पर आएगा और पृथ्वी उस तापमान को क्या कर लेगी? रोक लेगी। तो जिस तापमान को रोक लेती है वो आपतन कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे हम आपतन के नाम से जानते हैं। आपतन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अर्थात भूमध्य रेखा पे वही बात बताई मैंने, भूमध्य रेखा पे तापमान अधिक है और ध्रुवों पे तापमान कम है। अर्थात भूमध्य रेखा पे ज़्यादा रहेगा और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो तापमान में निरंतर कमी होती जाएगी, निरंतर तापमान घटता जाएगा। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है ना। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ़ से ढके क्यों रहते हैं? अर्थात वहाँ पर क्या होता है कि तापमान बहुत कम हो जाता है और जब ज़्यादा तापमान कम हो जाता है तो ठंड के कारण क्या है? बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, इसलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता तो ये इतनी गर्म हो जाती कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकती। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर तापमान ज़्यादा होता ना तो जो फसलें हैं वो फसलें भी नहीं उग सकती थी, पेड़ पौधे भी नहीं उग सकते थे। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। गाँव में तापमान कम होता है, गाँव में तो तापमान कैसा होता है? कम होता है। और नगरों में तापमान कैसा होता है? अधिक होता है। उसका कारण गाँव में प्रदूषण नहीं होता, यहाँ पर प्रदूषण नहीं होता और यहाँ पर प्रदूषण होता है। अर्थात शहरों में तो प्रदूषण अधिक होता है, बड़ी बड़ी इमारतें होती है, कई प्रकार के परिवहन के साधन चलते हैं, जगह का अभाव है, इस वजह से यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है और शहरों में और गाँव में तापमान कम होता है। दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। अर्थात शहरों में क्या होती है? सड़कें बनी होती है और बड़े बड़े मकान इमारतें बनी होती है, तो वो क्या सूर्य के ताप से क्या है? गर्म हो जाती है और अधिक गर्म होने से उनका तापमान बढ़ जाता है। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। अर्थात रात के समय जो ऊष्मा है वो मुक्त हो जाती है और तापमान कम हो जाता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तापमान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अब देखिए तापमान को मापने की इकाई और यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। अर्थात तापमान को मापने का जो कार्य है वो डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। अर्थात जो डिग्री सेल्सियस है इसका जो आविष्कार है वो एंडर्स सेल्सियस ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अर्थात जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? जम जाता है और 100 सेंटीग्रेड पर तापमान उबलता है। अर्थात वो भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, 100 सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है? पानी भाप बन के उड़ जाएगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, इसलिए पानी क्या हो जाएगा? बर्फ़ का रूप ले लेगा, जम जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 2 चीज़ें पढ़ी है आज। अब इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे वायुदाब के बारे में। अर्थात जो वायुदाब है वो वायुदाब क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो आपने आज ये जाना, एक तो तापमान को मापने का जो इकाई है वो जानी। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो तापमान को मापने की जो इकाई होती है वो इकाई तो होती है डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, और जो यंत्र होता है
वो यंत्र होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर, और इसे हम तापमापी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम तापमापी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें पढ़ी। इसके अलावा और जो वायुदाब वो हम कल पढ़ेंगे। ओके।